इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। अगर हर एक यूथ हमारी कंट्री में इसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर कर चले तो देखते ही देखते हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ताकतवर कंट्री बन जाएगी। ये बात बोली गई थी हमारी कंट्री के एक महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के द्वारा। इनके द्वारा अपने देश को इस कदर मोहब्बत दी गई, आप लोग बोल सकते हैं कि ये कहते टूट कर इश्क करना, तो वो यहां पर इनके द्वारा अपने देश के लिए किया गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी अपने एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो मेरे एग्जाम का नाम लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि अपने गोल के लिए जो डेडिकेशन है वो इस लेवल का होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम समस्या आप लोगों की जो जिंदगी में आ रही है वो आप लोगों का गोल अचीव करने से आप लोगों को न रोक सके और आप लोगों के कदम जो है वो कभी न डगमगाए। तो इस तरीके का जज्बा आप लोगों के अंदर होगा तो आप लोग अपने टारगेट को हमेशा अचीव करेंगे। तो आप में से कितने फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो इस चीज से सहमत हैं, यानी कि वो अपने आप को इस कैटेगरी में लेकर रखकर चल रहे हैं अपने एग्जाम के लिए और दुनियादारी से उनके माइंड में कोई टेंशन नहीं चल रही है। जो है वो यस लिखे, जो नहीं है वो नो लिखे, और जो नहीं है वो यस वाली कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फेक नहीं लिखना है, कोई यहां पर एग्जाम नहीं चल रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं उसको आप लोगों को बेसिकली लेकर चलना है। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट था जो कि काफी सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया। इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहने हैं और जस्ट कुछ ही दिन और बचे हुए हैं, एक ही हफ्ता है। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए जितना ज्यादा चीजों को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा चीजों को रिवाइज कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग यहाँ पर ये कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था वो ये है यहाँ पर कि कई सारे बच्चे बोले थे सर संडे रिवीजन का रखिए। तो देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर अब तो आप लोगों का टाइम हो चुका है जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन जो 21 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है। अब से जो है संडे को कोशिश करूंगा कि रिवीजन का डे बनाया जाए, चाहे उसमें बात करें द हिंदू की वीडियो के बारे में, नैनो की वीडियो के बारे में, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी आप लोग यहाँ पर सोचते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो आप लोग अपनी जो राय है वो आप लोग लिखते रहिए। तो यहाँ पर 5 तारीख से जो है कुछ नई चीजें स्टार्ट करने की सोचूंगा जिससे कि सही तरीके से आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये जो फोकस रहेगा बेसिकली ये हर एक एग्जाम में जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है तो वहां पर हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। खासकर अगर बात करें इस लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग किसी भी अगर इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम होते हैं वनडे टाइप एग्जाम जो होते हैं उनकी अगर तैयारी करते हैं तो आसानी से आप लोग उनको क्लियर करके निकल जाएंगे। तो अगर मैं यूपीएससी यहां पर बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीजें हैं आप लोगों स्टेट पीसीएस में, एसएससी, बैंकिंग में यहां पर फायदा नहीं पहुंचाएगी, हर जगह फायदा पहुंचाती है। बस दिक्कत यह है कि आप लोगों का जो नजरिया होता है वो ये बोल देते हैं कि सर तो यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो ये गलत तरीका है देखने का, क्योंकि करंट अफेयर है और यूपीएससी के लिए पढ़ाने का मतलब है कि डिटेल में पढ़ाना। आप लोगों का जो एग्जाम होता है अगर दूसरा कोई एग्जाम वहां पर उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में से निकल के आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर अपनी जो कॉम्पिटिटर है उनसे अच्छी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप लोग तैयारी कीजिए, तो कोई भी आप लोगों का सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। तो ये चीजें आप लोगों के सामने होती है। बाकी जो भी सेशन है आप लोग देते रहिए, इसी तरीके से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर कर चलते रहेंगे। आज का जो आप लोगों का मेन बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये जाकर देखेगा, ये यहाँ पर बिफोर से कहां पर ये लोकेटेड है इसको देखेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी नजर है कोविड-19 के केसेस के ऊपर। 82,767 केस कल हमारी कंट्री में देखने को मिले। 74,679 लोग जो है यहाँ से रिकवर हो गए और 1040 के करीब लोगों की यहाँ पर जान चली गई। हमारी कंट्री वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर चल रही है, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर ब्राजील है यहाँ पर। और महाराष्ट्र राज्य में सबसे टॉप पर चल रहा है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर कर्नाटक, पांचवें पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर लगी मुझे आज के ही न्यूज़पेपर से। देखिए अगर ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही इंप्लीमेंट कर कर चलें तो यहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। अपनी बॉडी को एक अच्छी डाइट दीजिए, इसी के साथ में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, एक गुड स्लीपिंग पैटर्न आप लोग अपना रखिए। तो इससे क्या होगा, कई सारी बीमारी आप लोगों से वैसे ही दूर हो जाएंगी, यानी कि कहने का मतलब ये छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छा ही योगा कराया जा रहा है। यहाँ पर जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको जो यहाँ पर पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी इनके द्वारा जो कि यहाँ पर काफी अच्छा एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है। पहला जो आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये बात कर रहा है बिहार के इलेक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है बिहार में इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। ये आगे आने वाले टाइम में जल्दी ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉलिटिशियन जो है ग्राउंड लेवल पर उतरे मिलेंगे चीजों को लेकर। पर देखते हैं कोविड-19 के चलते क्या कंडीशन बनती है। और हाँ,
कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। देखिए प्रीलिम्स के मतलब लगा के चलो कि 99.9% चांस है होने के, वो फालतू की चीजें माइंड में से निकाल दीजिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन यहां पर रखा था, तो देखते हैं उसमें क्या डिसीजन निकल कर आता है। तो सबके लिए होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है मतलब एक तरीके से किसी अलग आप लोगों के ऊपर कोई अलग इंपैक्ट पड़ेगा। प्रीलिम्स होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, तो सबके लिए है जैसा भी होता है। तो ये कोशिश करो कि जो होगा सबके साथ में होगा। तो इसमें आप लोग अपने आप को क्यों उस स्पेशल कैटेगरी में लाते हैं कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो भी होगा सबके साथ होगा, कोई टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो आर्टिकल्स यहां पर देखेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये जो वोडाफोन का भी केस देखने को मिला था उसके बारे में, तो इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। मेडिकल एजुकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, हल्का सा नजर डालेंगे। हालांकि सारी चीजें जो है वो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्री की अर्थव्यवस्था कहां पर पहुंच रही है, किसको क्या करना चाहिए। तो एक ओवरव्यू कुछ आर्टिकल्स और है उनका कंबाइन कर मैं आप लोगों को यहां पर दे दूंगा। आज का शानदार आर्टिकल आप लोग ये बोल सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वे में ये आर्टिकल लिखा गया है। हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है, और उसके लिए फैक्ट और फिगर सारे इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए। तो काफी डिटेल में इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर बात की जा रही है कार्बन टैक्स के बारे में, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। आज है मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कार्टून के ऊपर नजर डालेंगे, और यहां पर ये डेटा पॉइंट है इसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। सारी जो पीडीएफ है मैंने कल आप लोगों की प्रोवाइड करा दी, जैसा मैंने बोला था संडे को प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक जगह इकट्ठी है, यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से ये टेलीग्राम है, जहां पर जाकर आप लोग ये चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेरे साथ आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं अगर ऑलरेडी आप लोग यहां पर हैं तो। आइए अब आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले कार्टून है, ये है कार्टून, इसको देखिए क्या बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो 40 से 50 शब्द में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है कि आप लोग इस पिक्चर के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा यहां पर बेसिकली ये कमल का फूल था जिसकी 2 पत्तियां तोड़ दी गई हैं अभी, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, और ये पर्सनैलिटी कौन है यहाँ पर, ये आप लोग बताइए। अगर पहचानने में थोड़ी सी आप लोग गड़बड़ी हो रही हो तो अब यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई। चलिए जोक था, सीरियस मत लीजिएगा। आइए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आर्टिकल के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा जब यहां पर मैं इसको पढ़ रहा था, तो इतने ही इंटरेस्टिंग वे में ये आप लोगों के सामने आएगा। बात की जा रही है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है। जब हमारी कंट्री में किसी भी राइट को यहां पर प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, संविधान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था हमारी कंट्री में 1973 में, केशवानंद भारती जी के केस के बारे में। तो वो सारी चीजें जो थी वो इसलिए थी ताकि हमारी कंट्री का जो संविधान है वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आज की डेट में जो पहरेदारी का काम इसको दिया गया था, वो कहीं ना कहीं वो पहरेदारी का काम ये नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हाँ क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट अब पहरेदार रह गया है। तो ये सोचने के लिए हमको मजबूर कर रहा है, क्योंकि रिपीटेड फेलियर होना किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर उस इंसान के ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो कम होता चला जाता है। अगर यहां पर एक तरीके से कहीं ऐसा दिखे कि हाँ चीजें सही चल रही हैं तो समझ में आती है, पर लेकिन रिपीटेडली फेलियर यहां पर देखने को मिल रहा है। पीके घोष वर्सेस ये है जीजे राजपूत 1995 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से क्रेडिबल इन फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम के बारे में एक क्रेडिबिलिटी यहां पर एक तरीके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आती है कि कहीं ना कहीं जो जिस जुडिशरी है वो ऐसी हो यहां पर जिससे पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस आए देखकर कि हाँ यार कुछ भी हो ये बंदा जो है साथ में खड़ा रहेगा हर एक हालत में, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट यार अपना साथ देगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीजें यहां पर होनी काफी ज्यादा जरूरी है, और एक तरीके से इंपार्शियलिटी यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पार्शियलिटी देखने को मिलेगी, अगर इस तरीके से एक तबके का सपोर्ट किया जाएगा और दूसरे तबके को इग्नोर किया जाएगा तो ये सही नहीं है। आज की डेट में कहीं ना कहीं जो लोगों का परसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो चेंज होता हुआ जा रहा है, और ये पिछले कुछ सालों से यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जो राइटर हैं वो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस ओनली देना ही नहीं है कि जस्टिस आप लोगों को देना भी है, ओनली देना ही नहीं है, ये आप लोगों को दिखना भी चाहिए लोगों को कि हाँ रियलिटी में जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि एक तरीके से जो चीजें हो रही हैं वो ग्राउंड लेवल पर दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट बोलती रहती है कि हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोगों ने वो कर दिया, पर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखो तो कुछ नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं काफी इंटरेस्टिंग, कैग की अभी एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला गया कि 40% टॉयलेट जो है आज के में जो स्कूल में बनाए गए ना, बार बार चिल्ला कर बोला जा रहा है पूरे स्कूल में टॉयलेट बना दिए हैं, तो 40% स्कूल ऐसे हैं जिसमें कहीं पर तो टॉयलेट है ही नहीं है, वहां पर बस कागज में टॉयलेट है, और बाकी जहां पर है वहां प्रॉपर वे के टॉयलेट नहीं है। हाँ उनको लगे कि हाँ ये रियलिटी में टॉयलेट यूज करने लायक है।
तो ये कंडीशन कैग के द्वारा बोली गई है। और बाकी कैसे चिल्लाया जाता है, कोई भी आ जाए, चाहे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो वो क्या करते हैं बार बार आकर कि हाँ हम लोगों ने इतना काम कर दिया, वो कर दिया, पर लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर दिखना भी चाहिए। वो दिख नहीं रहा है, तो इसके चलते यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहां पर कि रियलिटी में काम हो कहां रहा है जब लोगों तक ये चीजें पहुंच नहीं रही है। आप लोगों को पता है कितने लोग माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर गए, कितनी बुरी कंडीशन देखने को मिली, कितने सारे लोगों की जान चली गई, पर लेकिन उसका जो डेटा है अगर पूछा जाए गवर्नमेंट से तो उसका डेटा दिखाने के लिए तैयार नहीं है, डेटा कहीं पर अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। तो ये कंडीशन है। तो गवर्नमेंट तो जो कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े करते हैं तो जनता जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देखती है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर एक तरीके से पहरेदारी के तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए था फंडामेंटल राइट को लेकर या और दूसरे मुद्दे को लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट जो है जनता को लेकर ब्रेक करता हुआ जा रहा है, ऐसा यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट जो है बेसिकली आप लोगों को पता है एक तरीके से अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में हमारे संविधान में मेंशन है। फंडामेंटल राइट तो स्टार्टिंग से ही है, ड्यूटीज बाद में। तो लोगों को अगर फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं तो वो ड्यूटी को भी फॉलो करेंगे। आप लोग उनके फंडामेंटल राइट उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो उसकी एक ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी से हट रहा है और जनता को उसकी ड्यूटी फॉलो करने की एक तरीके से हिदायत दी जाती है। तो ये कितने हद तक यहां पर सही है, तो ये समझाता हूं मैं आप लोगों को आखिर ऐसा राइटर क्यों बोल रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, कई सारे केसेस के बारे में यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहां पर बात की जा रही है जेस खेयर। जेस खेयर 2017 से जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक तरीके से रिपीटेड फेलियर यहां पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट देखने को मिला कि पब्लिक जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके चलते कि पब्लिक का एक तरीके से कोई सॉल्यूशन निकल कर आता। और ये इनकी बात नहीं है, सक्सेसिव जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं वो फेल हो चुके हैं कहीं ना कहीं, जो कोर्ट के गरिमा रखने में वो गरिमा यहां पर नहीं रख पा रहे हैं। चीफ जस्टिस जो है यहां पर आज के डेट में अगर उनको बेंच को जो मैटर उनके द्वारा एलोकेट किए जाते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि हाँ पर्टिकुलर किस तरीके से बेंच के मैटर एलोकेट किए जा रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पहुंच रहे हैं, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये पावर होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है कि ये मैटर जो है वो कौन सी बेंच को जाना चाहिए जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसके ऊपर कई सारी कमियां और कई सारी खामियां देखने को मिलती हैं। होता क्या है, जो भी केस यहां पर जा रहे हैं उनका हर एक केस का जो डिसीजन आ रहा है वो एग्जीक्यूटिव के फेवर में आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इन द सेंस गवर्नमेंट के फेवर में आ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के अपोज में जो भी केस यहां पर जा रहा है कोर्ट के अंदर में उसका फेवर जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही आ रहा है। अब चाहे गवर्नमेंट गलत हो चाहे गवर्नमेंट सही हो, तो ये डिसीजन जो है यहां पर ये सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि क्या रियलिटी में हमारा जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बातें बताऊं, जैसे कि हमारी कंट्री के नेशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में, जनता के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, तो इनको कितना भी सप्रेस क्यों ना कर ले हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में यानी कि एग्जीक्यूटिव के फेवर में ही यहां पर सारे डिसीजन दे रहा है। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि कहां रियलिटी में क्या पंगा देखने को मिल रहा है। अयोध्या केस की बात करें तो जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसा हुआ, राफेल मुद्दे के बारे में बात करें जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसा हुआ, इसी के साथ में बिरला सहारा केस की बात करें जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसा हुआ, इसी के साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो प्रोब चल रही थी हादिया केस में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन किया। इसी के साथ में जहां पर गवर्नमेंट फंसती हुई नजर आ रही थी कि हाँ ये पर्टिकुलर केस होने चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक तरीके से इंटरफेयर करने से ही मना कर दिया। जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज के में आप लोग गवर्नमेंट को एक तरीके से पैसा देते हैं, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो एक गवर्नमेंट नहीं बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के पास में जो पैसा जा रहा है, ठीक है, तो देने वाले की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जा रही यहां पर, और भी कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी यहां पर ये देखने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से इंटरफेयर करना इसमें चाहिए था। काफी एक अच्छी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी थी, पर उसने उससे अपने हाथ खींच लिए। आर्टिकल 370 को जब चेंज किया गया यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इसके अंदर इंटरफेयर करके बताना चाहिए था कि हमारी कंट्री में किस तरीके से इस आर्टिकल 370 लाया और इसका हटाने का प्रोसीजर क्या था। तो वो जो चीजें देखने को मिली उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। सही और गलत बात की बात है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलना चाहिए था, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं। हैबियस कॉर्पस केस कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप्पी साध लेता है, उसमें इंटरफेयर करने से बिल्कुल मना कर देता है। आज की डेट में अगर बात करें
सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो 34 हो चुकी है, पहले 30 थी, ठीक है। यानी कि अब तो और ज्यादा पावरफुल यहां पर सुप्रीम कोर्ट को हो जाना चाहिए और अच्छे से यहां पर काम करना चाहिए, पर लेकिन इसके अपोजिट में चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर क्या है, अदानी ग्रुप की जितनी भी फाइल है, जितने भी केस हैं, वो पर्टिकुलर एक जज की अध्यक्षता में पहुंचे जिनका नाम था अरुण मिश्रा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, मान लीजिए कल को मेरा कोई जानने वाला जज है, ठीक है, और मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे केस मेरे क्या है, एक ही जज के पास जा रहे हैं और उनका जो सबका डिसीजन आ रहा है वो मैक्सिमम मेरे फेवर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो अरुण मिश्रा साहब जो हैं वो आज के डेट में रिटायर हो चुके हैं। तो यहां पर अदानी ग्रुप के सारे केस 8 के 8 केस जो हैं वो एक ही बेंच के पास में गए, अरुण मिश्रा की बेंच के पास में। तो किस तरीके से आप लोग इसको समझ रहे हैं कि क्या यहां पर चल रहा है रियलिटी में। ये जो पॉइंट है आप लोगों के सामने यहां पर ये देखिए, ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली जब प्रीलिम्स बोलता हूं इसका मतलब होता है कोई भी वनडे टाइप एग्जाम जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बारे में बात की जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बनाई जाती है ना, उसमें एक तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में आप लोग बात करते हैं, यानी कि संवैधानिक जो बेंच है उसके बारे में बात करते हैं, अगर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो ये बेंच बनाई जाती है। तो मिनिमम जो जजेस की संख्या यहां पर 5 होनी चाहिए और ये हमेशा ओड नंबर में ही रहेगी। 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी। आखिर रीजन क्या है ओड नंबर में रहने का? रीजन ये है कि तभी तो डिसीजन आ पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 7 जज की बेंच है। अब 7 जज में से 3 जजों ने बोला कि हाँ भैया ऐसा होना है और 4 ने बोला ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 4 जीत जाएंगे तो मैटर का डिसीजन आ जाएगा। अगर यहाँ पर 6 जज की बेंच बना दी, 3 बोलेंगे नहीं होगा, 3 बोलेंगे होगा, तो डिसीजन कैसे आएगा? तो इसलिए ओड नंबर यहाँ पर रखा जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए। एक तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हाँ अगर कोई बेंच आप लोगों को बना रही है। इसी के साथ में ये जो मैटर होता है वो इंटरप्रिटेशन का मैटर होता है, यानी कि अगर कोर्ट में कोई डिसीजन पहुंचता है, कोर्ट में कोई इस तरीके का केस पहुंचता है तो वहां पर संविधान का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसके बारे में बात की जाती है। यानी कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में डाला गया है, जिसके चलते जो हमारी कंट्री की जो एग्जीक्यूटिव है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है। जुडिशरी जो लेजिस्लेटिव है वो कोई भी लॉ बना सकती है, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। तो ये यहां पर बात बेसिकली निकल कर आई और फिर पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो बोला गया वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर अब तक डिसाइड नहीं है, वो केस टू केस यहां पर ये डिसाइड करते हैं। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ छोटे बोटे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 143 के तहत अगर आप लोग बात करें तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने की कि भैया ये मैटर चल रहा है, इस पे क्या होना चाहिए एक तरीके से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें वहां पर सारे ज्ञाता होते हैं संविधान के, रूल रेगुलेशन के, पर लेकिन अगर प्रेसिडेंट कोई बन गया तो प्रेसिडेंट तो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन भी कोई भी बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको संविधान की सारी चीजें पता हो। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट को एक तरीके से पावर है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसके कोई डाउट है तो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसको गाइड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 145 का जो सेक्शन 3 है यहाँ पर ये बोलता है कि 5 जज जो है यहाँ पर ये एक बेंच में यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए अगर संविधान के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है, और ये सारी पावर जो होनी चाहिए वो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें अगर कोई बेंच आप लोगों को बनानी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में यहाँ पर ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसका मतलब ये पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बेंच बना रहे हैं। तो ये मैंने जो आप लोगों को अभी समझाया यहाँ पर कि अदानी ग्रुप की सारी फाइल जो है ये अरुण मिश्रा के पास से पहुंच रही है, तो ये जो बेंच होती है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा राइटर का यहाँ पर मानना है, यानी कि वो फेवर में काम कर रहे हैं, वरना एक ही बेंच के पास में सारे केस पहुंचने का क्या मतलब था। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ में सारे जो मैटर आए हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में क्यों आए हैं, तो ये भी यहां पर समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो कोर्ट है आज के में वो फेल हो चुका है जिस तरीके से उसको काम करने था, जिस तरीके के इवेंट यहां पर सामने निकल कर आए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग मैटर चल रहा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आज के में अगर उनके बारे में बात करें तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है कई सारे केसेस में। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए आज के में आप लोग देखिए जज जो है अगर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, जो जज हैं उन्होंने कोई गलत काम किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर रेप का केस चल रहा है, ऐसी कोई चीजें आप लोग के सामने निकल कर आए, तो आप लोग का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी के ऊपर रहेगा। तो इसलिए यहां पर कई सारे केसेस ऐसे हैं जो पहुंचते हैं पर लेकिन उसको दबा दिया जाता है ताकि जनता का ट्रस्ट बना रहे, यानी कि गड़बड़ तो चल रही है पर लेकिन उसको सामने नहीं आने दिया जा रहा है, उसको एक तरीके से पब्लिक में पब्लिश नहीं करने दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था यहां पर खलीहो पाउल, ठीक है, इनके द्वारा सुसाइड किया गया
तो जैसे ही सुसाइड किया गया तो जो आरोप लगाया गया यहाँ पर 2 सीनियर जो मोस्ट जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर आरोप यहाँ पर लगाया गया इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ठीक है। तो इनके द्वारा एक तरीके से यहाँ पर एक लेटर भी लिखा गया जिसमें इनके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बोली गई। तो जो पॉल थे यहाँ पर, ये जो पॉल की वाइफ थी यहाँ पर, ये इनके द्वारा बोला गया कि बेसिकली इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यहाँ पर जीएस खेर थे और उनके जो कलीग थे, उन्होंने उसको मैटर को वहीं पर ही स्टॉप कर दिया कि इंक्वायरी करने लायक इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। जबकि एविडेंस भी मिला था यहाँ पर कि हाँ इनके द्वारा जो है एक लेटर भी लिखा गया कुछ लोगों के नाम कि हाँ इनकी वैसे ही हरकत कर रहे हैं, ऐसा स्टेप यहाँ पर उठा रहे हैं। अब दूसरे केस के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं राइटर, बोले सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं पर भी कोई लेटर वगैरह नहीं मिला है कि हाँ ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिला, उसमें कोई सुसाइड नोट देखने को नहीं मिला है। उसको मैटर को सीबीआई को भेज दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ये मैटर सीबीआई क्यों नहीं भेजा यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी खुद जो है यहां पर कोर्ट जो है वो कटघरे में आकर खड़ा हो जाता। तो ये बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर जो मुद्दा था ये था बीएस लोहिया जो केस है यहां पर, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। इस केस को लेकर यहां पर काफी सारे आरोप लगाए जा रहे थे हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर आज के डेट में। तो ये केस भी जो था ये रफा दफा कर दिया गया, यहां पर उसकी भी कोई इंक्वायरी देखने को नहीं मिली। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, रंजन गोगोई साहब जो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो रिटायर आज की डेट में हो चुके हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया। पुलिस रिपोर्ट भी फाइल की होने वाली थी, ये सारी चीजें चल रही थी, पर लेकिन आगे पता चला कि वो जो केस था वो वहां से उस केस में से जो लड़की थी उसने अपना मैटर जो था विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा ये न्यूज में उस टाइम पर बना, उसको बुरी तरह सप्रेस किया गया हर एक लेवल पर। खुद ही कोर्ट में जो रंजन गोगोई थे उनके द्वारा अपनी ही द्वारा एक टीम का गठन किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये कोई नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया गया, यहां पर अपने ही केस में खुद जज बनकर बैठे हैं। तो ये कंडीशन भी देखने को मिली। तो देखिए सामने वाले का जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पक्ष जो था वो कमजोर था, तो इसके चलते उनको जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि उनको इसका खामियाजा काफी बड़ा भुगतना पड़ा। तो ये कहां से चीजें निकल कर आई, ये भी चीजें आप लोगों को यहीं से देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जब भी इनके पास क्वेश्चन मार्क लगता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कोर्ट जो है वो यहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है कोर्ट को। तो मिलीजुली भगत चल रही है, और जिस कंट्री में सिचुएशन देखने को मिलेगी उस कंट्री में आप लोग नहीं बोल सकते कुछ चीजें ढंग से चलेंगी। तो ये यहां पर राइटर का जो व्यूज है वो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का आप लोग रवैया देखिए। सुप्रीम कोर्ट को जैसे फंक्शन करना चाहिए था, जिस तरीके से रिएक्शन यहां पर देना चाहिए था, एक इंप्रूव्ड वर्जन सुप्रीम कोर्ट का यहां पर आना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एवं बार जो है यहां पर बार एसोसिएशन जो है उसके द्वारा रिपीटेडली रिक्वेस्ट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ढंग से काम कीजिए, पर लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से फंक्शन यहां पर कर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है आज के दिन में हमारी कंट्री में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर दूसरी बातें हम लोग बताएं तो आज के दिन मैंने आप लोगों को बताया 34 जजेस की संख्या है, तो यहां पर सबको अलाउ नहीं किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज के दिन में हाफ जज आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, सबको यहां पर कोर्ट में अलाउ नहीं किया जा रहा है। सोचिए यहां पर एक मिनट के लिए बच्चों का एग्जाम देने के लिए भेजा जा रहा है, सारी चीजें करने के लिए बोला जा रहा है, अपने ऊपर कोई भी जरा से भी जो एक तरीके से ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई इस तरीके से कोई एक क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। जनता के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी गई हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो कोर्ट जो है जिस तरीके से काम यहां पर कर रहा है, माइग्रेंट वर्कर जो देखने को मिले उसके ऊपर कोर्ट कुछ नहीं बोला, काफी लंबे समय से कोर्ट के द्वारा शांति बनाकर रखी गई। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं मीडिया के ऊपर आरोप लगाए गए, फालतू की चीजें फॉल्स न्यूज फैला रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर जो मरकज वाला मुद्दा था यहां पर, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। वहां पर जो कंडीशन देखने को मिली, यानी कि जहां जहां कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया था कि हाँ कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर करे, क्या सही है क्या गलत है वो सबके सामने निकाल कर लेकर आए, तो कोर्ट ने उन सब मुद्दों से कई बार अपने हाथ खींचे, प्रॉपर वे में काम नहीं किया। इवन हाई कोर्ट ने ज्यादा बेटर तरीके से वहां पर परफॉर्मेंस दी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो कोर्ट का जो बेसिक मुद्दा होता है वो ये होता है कि देखिए जो मेजोरिटी है वो तो अपना रूल दिखाई देगी, जो माइनॉरिटी है कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जाए। पर कोर्ट ने ये इस तरीके से प्रोटेक्ट करने से कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लिए। कोर्ट जिस तरीके से फंडामेंटल राइट का गार्जियन बोला जाता है, आप लोग बोल सकते हैं कि गार्ड करने वाला था हमारे फंडामेंटल राइट को, वो हमारे फंडामेंटल राइट को गार्ड करता हुआ नहीं आया है। तो इसलिए जो कोर्ट्स है यहां पर एक तरीके से जो कोर्ट है रीएड्रेस करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ड्यूटी दे रखी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, क्या रियलिटी में वो इस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं। तो कहां लोगों को जिस तरीके से ट्रस्ट था कोर्ट पर, वो ट्रस्ट कहां इस तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कंडीशन चलती रही तो कहां लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ये राइटर जो है इनडायरेक्ट वे में बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मिली भगत चल रही है यहां पर गवर्नमेंट की और कोर्ट की, इसलिए यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है।
आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है? बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसे जैसे केस यहां पर ये सारे देखने को मिले और जिस तरीके से कोर्ट ने चुप्पी साधे रखी, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है? इवन यहां पे आर्टिकल 370 में चेंज कर दिया गया, चलिए सही है, अपनी कंट्री का पार्ट बना लिया गया, पूरा अपना एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, पर लेकिन लास्ट तक यहां पर जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो सस्पेंड रखा गया 1 साल से भी ज्यादा तक। तो आज की डेट में प्रॉपर कनेक्शन वहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी सोचने के लिए यहां पर मजबूर करते हैं। लॉकडाउन वैसे चल रहा है, जो इंटरनेट का यूज करके घर पर बैठकर पढ़ने की, वर्क फ्रॉम होम की काम चल रही है, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरीके से यहां पर इनके राइट कहां चले गए? तो यहां पर राइट को ताक पर रख दिया गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि रियलिटी में जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है कार्बन टैक्स के बारे में। कार्बन टैक्स को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्या है बेसिकली। मान लीजिए कोई एक ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है, उस ए कंपनी का जो कोटा था, खाता था कि हाँ आप लोगों यहां पर, मान लीजिए कोई कार्बन है कि आप लोग यहां पर 5 किलोग्राम कार्बन आप लोग को एमिट करना है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए इनके द्वारा जो कार्बन एमिट किया गया, ये इनके द्वारा 3 एमिट किया गया, तो 2 की जगह बच गई है। अब दूसरी कंपनी है कोई बी, उसके द्वारा 5 करना था, उसको भी उसने 7 किलोग्राम कर दिया। उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं, बस उसको वैसे मत कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 7 किलोग्राम कर दिया गया, तो यानी कि जितना इसके द्वारा यहां पर करना था उससे 2 किलोग्राम ज्यादा कर दिया गया। अब यहां पर इसके द्वारा 2 किलोग्राम कम किया गया। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकता है, इससे यहां पर ये कार्बन एक तरीके से इससे यहां पर ये खरीद सकता है, जो इसका स्पेस है कि हाँ भैया तुमने कम किया है, तुम हमको ये बेच दो, और इसको यहां पर ये पैसा देगा इनडायरेक्ट वे में। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि एक तरीके से बैलेंस हो गया। यहां पर इसको इस तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है कि इसने जो हरकतें की यहां पर, उसकी हरकतें की भरपाई यहां पर इसने कर दी, इसको इसने रेवेन्यू दे दिया। तो एक ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो कार्बन टैक्स का बेसिक पर्पज यहां पर ये होता है कि अगर सामने वाला जो है अपनी हद से पार जाकर यहां पर पोल्यूशन फैला रहा है, तो उस टाइम पर यहां पर उस टाइम पर उनके ऊपर आप लोग टैक्स लगाइए, जिससे कि यहां पर सामने वाला जो है वो अपनी हरकतें करने से थोड़ा रुक जाए। अभी ये न्यूज में किस लिए? चाइना के द्वारा, जो कि लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की बात की जा रही है, जो लार्जेस्ट एमिटर है वो है चाइना। चाइना के द्वारा अभी यहां पर बोला गया है कि 2060 तक जो है चाइना जो है वो यहां पर कोशिश करेगा इन सब चीजों को कंट्रोल करने की, खासकर जब कार्बन एमिशन की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे इसके द्वारा यहां पर ये बातें की गई, तो चाइना स्पॉटलाइट में आ गया, और चाइना जैसे स्पॉटलाइट में आया तो एक स्पॉटलाइट जो है वो यूएसए और इंडिया के ऊपर भी पड़ना स्टार्ट हो गई कि हाँ भैया इनको भी यहां पर फोकस देकर चल रहे हैं, क्योंकि चाइना के बाद में यूएसए दूसरा सबसे ज्यादा एमिटर है और तीसरा इंडिया सबसे ज्यादा एमिटर है। यानी कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तीसरे नंबर पर इंडिया एमिट करता है। तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अब चाइना ने तो अपना डिसीजन ले लिया, अब तुम क्या कर रहे हो? तो सब हमसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, यूएस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरीके से तुमको भी कुछ ना कुछ कट करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि 1 वे टू कट, जो यहां पर कट करने का जो तरीका है यहां पर, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप लोग कट कर लीजिए, दूसरा आप लोग किसी से खरीद लीजिए। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कट नहीं करना है भैया, जो कट कर रहे हैं हम लोग उनसे खरीद लेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। पर लेकिन दूसरा मुद्दा यहां पर यह भी है, कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे कि डोमेस्टिक कार्बन जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगे, और जो एक तरह से इंपोर्ट, मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा सामान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोयला इंपोर्ट करके लेके बाहर से आ रहे हैं, तो कोयला अगर इंपोर्ट करके ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में कार्बन एमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसके द्वारा यहां पर यूरोपियन यूनियन प्लान के तहत यहां पर कार्बन जो बेसिकली कोई बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश की गई कि कार्बन जो है उसको रोका जाए। तो इस तरीके से यहां पर टैक्सिंग और स्विचिंग की बात की गई। कार्बन जो यहां पर कार्बन जो इंटेंसिव फ्यूल है, यानी कि जहां से ज्यादा जो कार्बन निकलता है उसको छोड़कर, जैसे आप लोगों को लो कार्बन इंटेंसिव फ्यूल, या फिर जहां पर कार्बन हो ही नहीं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो कोयले से हटकर आप लोग क्या कीजिए, सोलर पैनल पर चले जाइए। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो कोयले से हमारी कंट्री में बनाई जाती है। थर्मल जनरेशन जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, तो यहां से निकल कर आती है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ी सी चीजें फॉलो करके चलें। अगर इससे फॉलो करके चलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम होती नजर आएगी, और क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा था वो भी एक तरीके से सही होता हुआ नजर आएगा, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बातें बोली गई थी। हालांकि यूएसए ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, बाकी पता चलेगा अभी इलेक्शन होंगे तो उसके बाद में क्या कंडीशन बनती है, इलेक्शन में कौन जीत कर आ रहा है ये आप लोगों को अभी जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद में फिर से वर्ल्ड का एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो एक्सपेक्टेशन जो है वो छोड़ दीजिए, आप लोग कुछ होने वाली है, जो चल रही है वो ऐसी चलती रहेंगी। पर लेकिन अगर कोई और जीत के आता है तो फिर थोड़ा सा आप लोगों के सामने कोई अच्छी चीजें आ सकती हैं। अभी यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 5th रैंक है
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंक है वो यहां पर 5th आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें 1998 से लेकर 2017 तक, दो डिजास्टर हिट कंट्री यानी कि जिसके ऊपर डिजास्टर का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, मतलब क्या है, मतलब ये अगर पोल्यूशन हो रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ इसकी वजह से, तो सबसे ज्यादा हुआ यूएसए को, दूसरे नंबर पर हुआ चाइना को, तीसरे पर जापान को, चौथे पर इंडिया को। कहने का मतलब समझिए, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में दुनिया भर का पोल्यूशन है, ठीक है। तो वहां पर दिल्ली में रह रहे हैं तो दुनिया भर के पोल्यूशन की वजह से आप लोग हेल्थी लोग हैं, पर लेकिन आप लोगों की जो हेल्थ है वो खराब होती है यहां पर नजर आ रही है। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो मान लीजिए आप लोग एक हष्ट-पुष्ट इंसान है, आपको सांस की बीमारी होगी। कोई बुजुर्ग है, दिल्ली में रहने की वजह से उसकी जो उम्र थी वो 60 थी पर घटकर 50 आ गई, ठीक है। नए नए बच्चे जो होते हैं पैदा, उनकी जो एक तरीके से एक उनके जो अंग होते हैं, बॉडी के जो पार्ट होते हैं, वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो रहे होते हैं, पर उनकी बॉडी पर जब पोल्यूशन आकर इंपैक्ट डालता है तो उनकी लाइफ भी जो है वो थ्रेटनिंग मोड में आ जाती है, यहां पर वो चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस चीज को समझें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट को ताक पर आप लोगों को नहीं लगाना है, दोनों के बीच में बैलेंस चलना है। इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को साइड में नहीं रखना है, इन्वायरमेंट को साइड में नहीं रखना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर आप लोग चलिएगा तो ही उसका फायदामंद रहेगा, ठीक है। अगर बात करें एयर पोल्यूशन के बारे में, कोविड-19 ने देखिए कई सारे नजारे दुनिया को दिखाए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली, ऑल ओवर वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन काफी कम हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो था यहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग का काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है, ठीक है, तो वो भी यहां पर काफी कम होता हुआ नजर आया। पर लेकिन कंडीशन अब यहां पर ये है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं इससे, क्या फिर हम लोग उसी लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। 1/2 जो है यहां पर आज के में टॉप 3 जो कार्बन एमिटर है उनसे निकल कर आते हैं, तो उनको अगर डीकार्बनाइज करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो सिचुएशन अच्छी देखने को मिलेगी। इंडिया ने बोला है कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करने की कोशिश कर रही है 2030 तक, ठीक है। इसी के साथ में नो नेट कार्बन जो इंक्रीज है यहां पर 2050 तक, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर 1/3 ये 2005 के लेवल में आ रहे हैं, यानी कि अपना इंडिया का भी एक टारगेट है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके चलना है। पर लेकिन क्या रियलिटी में वो प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट चीजें होती नजर आ रही हैं, तो वो भी हम लोग को यहां पर समझना पड़ेगा। 40 लार्ज जो कंपनीज हैं उनकी बात करें, प्राइस कार्बनिंग के बारे में, गवर्नमेंट इंसेंटिव के बारे में, व्हीकल के बारे में, ठीक है, इसके चलते यहां पर इन्वायरमेंटल टैक्स के बारे में, तो ये कई सारी ऐसी हमारी कंट्री में ये स्टेप उठाए गए बजट में भी कि हाँ भैया हम लोग को ये चीजें कंट्रोल करके चलनी है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं कि स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं, स्टेप उठाए जा रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो उनका रिजल्ट आना चाहिए वो यहां पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या रियलिटी में रिजल्ट यहां पर आ रहा है। जैसे आप लोग समझिए यहां पर अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर कार्बन ट्रेडिंग करती है, कई सारी ऐसी जो काफी लो स्केल पर करती है। चाइना में भी प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आया गया कि जो एक तरीके से आज के डेट में अगर आप लोग देखिए, जो ज्यादातर यहां पर जो कंपनीज है जो काफी लार्ज स्केल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिवील करती हैं और जो कम रिवील करती हैं तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकती हैं। ये मॉडल अभी यहां पर इंप्लीमेंट किया गया चाइना के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझाया था ए बी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ये ए कंपनी अगर कम कर रही है, बी ज्यादा कर रही है, तो वो इससे खरीद सकती है। तो ये ऑलरेडी चाइना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कार्बन टैक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये अनदर वे है यहां पर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, ठीक है। इसी के साथ में मान लीजिए फॉसिल फ्यूल लाइक कोयला आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कनाडा और स्वीडन जो है यहां पर वो भी इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। आप लोग एक बात और समझिए यहां पर, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैप दिखाऊं तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ये यहां पर देखिए, ठीक है। तो यहां पर जब आप लोग चीजों को देखेगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो आर्कटिक सी में नॉर्मली आता है, तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर बर्फ ढकी रहती है इन पर्टिकुलर एरिया की। समझने के लिए आप लोगों को ग्लोब पर लेकर चलता हूं, आप लोग इसको देखिए। यहां पर जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर ये आर्कटिक सी वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे आप लोग देखिए तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैक्सिमम बर्फ से ढका रहता है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बढ़ती है तो इस पर्टिकुलर रीजन में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सिचुएशन आप लोगों को चेंज होती नजर आती है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि इनका जो बेसिकली यहां पर जो बर्फ है वो पिघलता हुआ नजर आता है, पानी आता है फिर ओशन के अंदर में, तो ओशन का लेवल बढ़ता है। तो ओशन का लेवल बढ़ने से मान लीजिए आइलैंड वाली कंट्री है, इनके आइलैंड डूबने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक नई जाति यहां पर, एक नई प्रजाति यहां पर निकल कर आती है जिसको बोलते हैं आप लोग रिफ्यूजी। नॉर्मली एक तो होते हैं वॉर के रिफ्यूजी, अपनी जान बचा कर आए हैं, ये हो जाते हैं क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अपने एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में जा रहे हैं। तो इस मुद्दे के बारे में भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो कई सारी कंट्री जो है वो इसके बारे में सोच रही है, काम कर रही है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आना चाहिए
वो अभी ग्राउंड लेवल पर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बाकी अगर बात करें बिग इकोनॉमी जैसे इंडिया हो गई, ठीक है, वो भी यहां पर एक तरीके से अगर बात करते हैं आप लोग यहां पर जैसे पावर जनरेशन के बारे में, ठीक है, तो उसको अगर आप लोग समझिएगा, अगर हमारी कंट्री में कोयले से पावर जनरेशन की जा रही है और हम लोग सोलर एनर्जी पर एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ग्लोबल लीडर के तरीके से हम लोग निकलकर सामने आ सकते हैं कि भैया इंडिया ने कर लिया, अब दूसरी कंट्री को भी करना है। तो वो भी एक माहौल यहां पर बनाकर हम लोग को चलना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारी ऐसी कंट्री हैं जो काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें फॉलो करके चल रही हैं, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही हैं। इसी के साथ में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो ऑलरेडी बोल चुके हैं जल्दी से जल्दी उनको कार्बन एमिशन जो है वो यूके जैसे जीरो करना है। यूके भी उनमें से एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड करना है, क्या आप लोगों को बाय करना है, वो सारी जो चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। उसमें एक फोकस आप लोग यहाँ पर कार्बन कंटेंट पर भी आप लोगों को देना पड़ेगा। कार्बन इंटेंसिव जो चीजें हैं उनको आप लोगों को कम करना पड़ेगा इंपोर्ट, और जो खासकर इन्वायरमेंट को जो फायदा पहुंचाती है वो भी आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो बेसिक पर्पस ये है कि जो ट्रेड है उसमें भी आप लोगों को एक सेक्शन बनाना पड़ेगा कि भैया ये चीजें हम लोग को बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अभी मैंने आईएमएफ के बारे में आप लोगों से बात की थी। आईएमएफ जो है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये यहां पर आज के डेट में इसके डायरेक्टर हैं। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है गीता गोपीनाथ, वो यहां पर आज के डेट में चीफ इकोनॉमिस्ट है। 189 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूनाइटेड नेशन और यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। कई बार इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहां पर ये प्रोज एंड कॉन्स हैं यहां पर इसके कार्बन टैक्स के, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोगों को और कई सारी चीजें यहां पर पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज यहां पर इसके बारे में देखने को मिलती है, ठीक है। तो कार्बन टैक्स के बारे में इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये वोडाफोन के बारे में बात कर रहा है। वोडाफोन अभी हमारी कंट्री के खिलाफ केस लड़ रहा था इंटरनेशनल लेवल पर और वो केस को जीत कर आ चुका है। तो इसके चलते हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं एक लेसन इससे लेना चाहिए कि रियलिटी में इंटरनेशनल लेवल पर उसको किस तरीके से अपना काम करना चाहिए। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारी बेइज्जती होना स्टार्ट हो गई तो हमारी कंट्री के अंदर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आना बंद हो जाएगा। तो हम लोग को चीजों को समझना चाहिए। वोडाफोन के ऊपर एक केस यहां पर चल रहा था 2007 से, अभी यहां पर उसका डिसीजन आया 2020 में, यानी कि 13 साल बाद यहां पर इसका डिसीजन निकल कर आया। और 13 साल बाद जो डिसीजन अभी यहां पर देखने को मिला वो यहां पर फेवर में गया कंपनी के। तो कंपनी के फेवर में गया तो इंडियन गवर्नमेंट की इंसल्ट यहां पर इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये बोल सकते हैं। उनकी जो हरकतें थी, तो जो हरकतें थी किसको लेकर थी और क्या कंडीशन थी एक बार समझ लेते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग यानी कि नीदरलैंड के अंदर में है, उसके द्वारा अभी बोला गया कि जो इंडिया की जो डिमांड है रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड जो थी यहां पर ये 22,000 करोड़ रुपए की, खासकर कैपिटल गेन और यहां पर विद होल्डिंग टैक्स जो इंपोज किया गया था वोडाफोन के ऊपर, तो ये गलत थी। यहां पर हम लोग ये पैसा इनसे नहीं ले सकते। समझने की कोशिश कीजिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है। मैंने जो YouTube पर लेक्चर बनाने स्टार्ट किए थे ये 2016 में नवंबर से बनाने स्टार्ट किए थे, तो तब से मैं कंटिन्यूअस लेक्चर बना रहा हूं और आज तक मैंने कोई भी लेक्चर जो है एक भी लेक्चर पेड नहीं किया है, ठीक है। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों को बोलने लगूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा गलत तरीके से मत लेना इसको। अगर मैं आज के डेट में बोलने लगूं कि 2016 से जो भी मुझे फॉलो करके आ रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी फीस पे करनी है और आज पे करनी है इनको ये फीस, क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, उस टाइम पर तो मैंने बोला था कि यार अभी फिलहाल जो पढ़ रहा है मैं उसको उससे कोई भी फीस नहीं लूंगा, मतलब उस टाइम पर मैं कोई भी फीस नहीं ले रहा था, ठीक है। तो आज की डेट में मैं फीस ले रहा हूं। अगर समझ में आता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है फीस लेनी पड़ गई, ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है, तो भैया आज से लेना स्टार्ट कर लो ना 2020 से। जिसको लेना होगा वो ले लेगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, वरना नहीं पढ़ेगा कोई। आप पीछे से जाकर 4 साल पीछे की फीस मांग रहे हैं, तो ये क्या रियलिटी में ये सही बात है यहाँ पर? तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि पीछे जाकर आप लोग कोई ऐसा चेंज कर दें कि हाँ आप लोगों को टैक्स उस टाइम तो नहीं देना था पर अब टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर इसके चलते ये केस था जो यहां पर हमारी कंट्री में चल रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन जो थी, कंडीशन यहां पर ये थी कि अब तक का जो यहां पर एक तरीके से जो छूट दे रखी थी वो छूट यहां पर हटाई जा रही है और वो टैक्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। और वो छूट कैसे यूज की जा रही थी? इनडायरेक्ट वे में तो ऐसा हो गया ना, क्योंकि तुमने छूट दे रखी थी इसलिए वो छूट यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारी कंट्री में जो लॉ बना रखे हैं उसमें कुछ लूप होल थे, उन लूप होल का यूज किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा। अब जो लूप होल का ये यूज कर रही है तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट ने फिर उसमें उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात की। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है बेसिकली? अगर मान लीजिए आप लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, तो अपना जो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं उसके ऊपर आप लोग कितना फायदा हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं।
तो कैपिटल गेन टैक्स जो है बेसिकली वहां पर उस टाइम पर इनके द्वारा उसको अलग तरीके से उनका लूप होल यूज किया गया गवर्नमेंट का, क्योंकि इंडिया के अंदर वो एक तरीके से खरीद फरोख्त नहीं की गई, इंडिया के बाहर खरीद फरोख्त की गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया घुमा फिराकर कि हमारी कंट्री के जो रूल और रेगुलेशन है, जैसे कोर्ट में अगर आप लोग जाओगे, वकील जो है वो लूप होल ढूंढते हैं और उसके ऊपर घुमाते हैं पूरे कोर्ट को। ठीक है, लास्ट तक आप लोग देखिए निर्भया का केस था 2012 का, 2012 का केस था, तो उनका वकील जो था वो बहुत शानदार वकील आप लोग बोल सकते हैं, अपने जो उसके क्लाइंट थे उनको वो लास्ट तक बचाता रहा। ठीक है, ये देखिए अलग अलग लूप होल निकाल कर लेकर आया जो हमारी कंट्री में चल रहे हैं कि भैया एक पिटीशन डाले फिर दूसरा पिटीशन डाले, तो ये लूप होल है बेसिकली, इनका मिसयूज किया जाता है इनके ज्ञाता के द्वारा, तो ये आप लोग को भरने चाहिए ताकि आगे चलकर कोई इसको यूज न कर सके। तो अपनी कमजोरी का खामियाजा आप लोग दूसरे के ऊपर भुगता रहे हैं, ये यहां पर बोलने की कोशिश की गई। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहां पर वोडाफोन के फेवर में यहां पर ये डिसीजन दिया, और रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन आप लोग यहां पर लगा रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, जो लूप होल है आप लोग उनको भरिए और फिर चीजों को आगे लेकर चलिए, ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो वोडाफोन जो ग्रुप है यहां पर बेसिकली कंपनी है, 13 साल का जो केस था यहां पर ये इंडियन ऑथोरिटी टैक्स के खिलाफ यहां पर जीत कर आए, तो 20,000 करोड़ रुपए जो यहां पर बात की जा रही थी इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे थे, यानी कि टैक्स तो चल ही रहा है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं, तो ये सारा मुद्दा यहां पर देखने को मिला। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है जो दो कंट्री के बीच में, यानी कि जो इंडिया और नीदरलैंड की है, उसके बीच में भी अगर आर्टिकल 4 का सेक्शन ए के सेक्शन फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करें तो ये इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट नहीं है जो रेट्रोस्पेक्टिवली आप लोग काम करते हैं कि आप पीछे जाकर बैकग्राउंड में आप लोगों ने चेंज कर दिया। इसको आप लोग एक और उदाहरण देता हूं, पहले वाला उदाहरण ज्यादा अच्छा नहीं लगा हालांकि मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कभी बात करने लगोगी सर ऐसा है कि पेड करने जा रहा है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, कुछ समझाता हूं उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, तो उसको मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पर जो समझाने की कोशिश की जा रही है उसको आप लोग ऐसे समझिए। आज की डेट में मान लीजिए आप लोग कोई क्राइम करते हैं या फिर मैं कोई क्राइम करता हूं, उसकी सजा है 5 साल। ठीक है, 5 साल है, मैंने एक क्राइम कर दिया तो मुझे सजा 5 साल मिलनी चाहिए। मान लीजिए अब क्या करें, जो कोर्ट है यहां पर हमारी कंट्री में या फिर गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि ये इंसान बड़ा खतरनाक है, इसको कम से कम 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो ये क्या करें, अगर जैसे ही मैंने क्राइम किया एक कोर्ट में इसमें गवर्नमेंट यहां पर एक लॉ लेकर आए कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको 10 साल की या फिर 15 साल की सजा दी जाती है और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि ये चेंज होने से पहले मैं क्राइम कर चुका हूं, मुझे 5 साल की सजा मिलनी चाहिए पर लेकिन उठाकर मुझे 15 साल की सजा दे दी, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि उस टाइम पर हमेशा यही हमारे जो रूल और रेगुलेशन है वो यही बताते हैं कि इस तरीके से चेंज आप लोग नहीं कर सकते, सिचुएशन को देखकर आप लोगों को ऑलरेडी उसको चेंज करना चाहिए, तभी चीजें जो है वो ढंग से यहां पर चल पाएंगी। तो पहले केस पहुंचा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का फेवर किया, फिर यहां पर कंपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कंपनी का फेवर किया, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट गलत था ये बोल दिया गया। फिर यहां पर जो केस थे यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब यहां पर किया तो फिर इनके द्वारा क्या किया गया, जो हमारी कंट्री में जो टैक्स का जो सिस्टम था उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर इन्होंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि टैक्स तो इनको देना ही देना पड़ेगा। अब कंपनी को यहां पर कोर्ट का तो सारा रहा नहीं, अब ये चली गई इंटरनेशनल लेवल पर कि भैया ये चल क्या रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, ये ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे क्या हमारे साथ में कि कभी कुछ कर रहे हैं यहां पर ये। तो इसके चलते यहां पर जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में आज के में 44 मिलियन सब्सक्राइबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, 44 मिलियन कब थे यहां पर 2007 में, अब 305 मिलियन हो चुके हैं आज के डेट में, और 26.7 आज के डेट में आप लोगों को इसका यूजर बेस देखने को मिलता है। हालांकि हमारी कंट्री में अभी इसका घटता जा रही है चीजें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जियो ने सबका जीना हराम कर दिया जब से जियो यहां पर है, एक कॉम्पिटिशन शानदार यहां पर देखने को मिल रहा है, तो एक अलग बात है। अभी आप लोगों को पता है एक नया केस चल रहा है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू के बारे में, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं ये क्या होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। ये बेसिकली होता है अगर कोई भी कंपनी जो है जो प्रॉफिट अपना कमा रही है उसके, देखिए मान लीजिए आप लोग ये समझिए उसके कैसे, एक नया पेज लेते हैं यहां पर समझिएगा आप लोग की कंपनी है कोई ए जिसने यहां पर टेलीकॉम सेक्टर में काम करने स्टार्ट किया, तो आप लोग क्या करेंगे लाइसेंस खरीदेंगे गवर्नमेंट से, तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट को आप लोग एक बार में 1 लाख रुपए पे कर दो, भैया ये लाइसेंस है हमारा प्राइस और आप लोग छुट्टी करो अपना पैसा कमाओ और एंजॉय करो। दूसरा यहां पर ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ये बोले हमको एक बार में यहां पर आप लोगों का होनी चाहिए प्राइस, हम लोग को आप लोगों के प्रॉफिट में थोड़ा सा आप लोगों का शेयर चाहिए, यानी कि अगर आप लोग यहां पर 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो कम से कम 5 रुपया 50 रुपया 5 रुपया 100 रुपया आप लोग हमको भी दीजिए, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है, यानी कि गवर्नमेंट को रेगुलर रेवेन्यू अपना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो यहां पर चलो भैया ये भी इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा कर लेते हैं, पर लेकिन अब इनके द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा अब ये बोला गया कि मान लीजिए कल को आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है कंपनी के नाम, आप लोग उसको बेचते हैं, उसमें भी हमारा प्रॉफिट है। आप लोगों ने टावर का कोई रद्दी बचा हुआ है, कई सारे टावर टूट गए उनका रद्दी बचा, आप लोगों ने रद्दी बचा, उसमें भी हम लोगों को रेवेन्यू चाहिए, यानी कि इसका मतलब यह है कि
कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसमें अब यहां पर गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और यहां पर गवर्नमेंट जीत गई, ठीक है यहां पर गवर्नमेंट जीत गई। तो यहां पर अब गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट यहां पर मांग रही है इन कंपनी से एडजस्टिस ग्रोस रेवेन्यू जो केस चल रहा था, तो एक ये भी इनके ऊपर सलवार लटकी हुई है। चलिए वोडाफोन का एक जगह से जान छूटी। अब आगे देखने वाली मैटर यहां पर यह है कि किस तरीके की चीजें चल पाती हैं, आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं। तो राइटर जो है वो मोदी जी को सजेशन दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझना चाहिए कि अगर ऐसे हम लोग हरकतें करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आना बंद हो जाएगा। हमारी कंट्री पे जो फेथ है ओवरसीज जो इन्वेस्टर का, यानी कि वार्षिक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। फिर कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलोगे? तो ये चीजें हम लोग को समझनी चाहिए, ये समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल देखिए आप लोगों से कई बार डिस्कस किया जा चुका है। हमारी कंट्री में अगर आज के दिन में आप लोग बात देखिए, जो ग्रोथ है वो नेगेटिव वे में चल रहा है, उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है। 23.9 हमारी कंट्री का जो यहां पर 2020-21 का अभी यहां पर ग्रोथ देखने को मिला, ये नेगेटिव में। हमारी कंट्री सबसे लोअर लेवल पर चल रही थी, और ऐसा है कि हमारी कंट्री ने नहीं अकेली यहां पर ये नेगेटिव में गया, और भी कई सारी कंट्री का नेगेटिव में गया, पर हमारी कंट्री ने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव में पहुंचा दिया। अब यहां पर ये जो प्रोजेक्शन है ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी दे रही है, इवन हमारी कंट्री की भी एजेंसी ने यहां पर इसको नेगेटिव में ही पहुंचाया। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स है, इनके द्वारा जो बेसिकली बातें बोली गई, तो इनके द्वारा हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 5.8। इसी के साथ में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके द्वारा -14.8 हमारा बताया गया। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अगर आप लोगों से बात करें किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD के द्वारा प्रस्तुत किया था। इसने भी हमारा प्रोजेक्शन -10.2 लगाया। तो कहने का मतलब ये घुमा फिराकर हमारी कंट्री का जो नेगेटिव प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है, ये हर एक कंपनी, हर एक एजेंसी लगा रही है। तो इसका मतलब ये कि रिलेटिव में हम लोग नीचे चल रहे हैं। तो अब यहां पर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, ठीक है। वो सही लेवल पर यहां पर जो आज के दिन में जो लोगों को क्या कर रही है, वो लोन दे रही है, तो लोन के बदले में ऐड देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए यहां पर चीजें हैं वो बिगड़ने वाली हैं अगर यहां पर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर वे में आगे निकल कर नहीं आती है सिचुएशन को थामने के लिए। गवर्नमेंट ने कई सारे मुद्दे यहां पर इंप्लीमेंट किए, कई सारी चीजें इंप्लीमेंट किए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा, नई नई स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उन पर हमको काम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को आकर आगे बढ़कर यहां पर काम करना चाहिए, चीजें तभी थोड़ा सा नॉर्मल सुधर पाएंगे। तो यही सब बातें हैं घुमा फिराकर जो यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, और बाकी इसी तरीके से लाइफ को आप लोग एंजॉय करते रहिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।